नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत इतिहास की क्लासेस। तो इससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित, उन सभी टॉपिक को हम टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे और लगातार एक एक दो टॉपिक को करते हुए पूरे आधुनिक भारत इतिहास का हम अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री दोनों को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है रिवीजन सीरीज के अंतर्गत। तो उससे अगर आप ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और इससे संबंधित PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके पढ़कर रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है, पहला जो टॉपिक लिया गया है वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इससे संबंधित टॉपिक को आइए शुरू करते हैं। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से आने वाला प्रथम यूरोपीय है वो हैं पुर्तगाली जो होते हैं वो 1498 में वास्को डी गामा के यात्रा के साथ ही क्या है भारत में आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो सबसे पहले यूरोपीय कौन होते हैं? वो होते हैं पुर्तगाली। नेक्स्ट है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो समुद्री मार्ग की खोज करने वाले का श्रेय जाता है किसको? वास्को डी गामा को, जिसने क्या है 1498 में भारत का आगमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जब केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचता है तो जो वहां का स्थानीय शासक जमोरिन था, जमोरिन ने क्या किया था? वास्को डी गामा का कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी जो है फैक्ट्री वो स्थापित की थी कोचीन केरल में। कोचीन केरल में क्या है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित करी। नेक्स्ट आता है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त किया जाता है? तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय भारत में नियुक्त होता है वो है फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम वायसराय के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों के द्वारा को दिया जाता है। तो पुर्तगालियों ने भारत में दो चीज़ें प्रमुख रूप से लाए थे, एक तो इन्होंने तंबाकू लाया और एक प्रिंटिंग प्रेस का विकास भारत में किया था। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना होती है वो होती है 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति को किसने लागू किया था? तो हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को फ्रांसिस्को अल्मीडा जो प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया है पुर्तगालियों का, उसी के द्वारा शांत नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ विभिन्न देशों के खोजकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। तो जो वास्को डी गामा है उसने किसकी खोज की थी? तो वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की गई। कोलंबस ने खोजा था अमेरिका को। अमेरिका के खोजकर्ता का नाम क्या है? कोलंबस। जो नेक्स्ट है जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को खोजा गया था। तस्मान के द्वारा तस्मानिया और न्यूजीलैंड देश को खोजा जाता है। अब बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप की खोज की गई। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? ये जो दक्षिण अफ्रीका है उसका सबसे साउथ का जो क्षेत्र है उसे ही केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। तो केप ऑफ गुड होप की खोजकर्ता कौन है? बार्थोलोम्यू डियाज। नेक्स्ट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगाली शक्ति का जो भारत में वास्तविक संस्थापक है वो है अल्बुकर्क। जो अल्मीडा के बाद दूसरा वायसराय बनता है अल्बुकर्क, इसी ने पुर्तगाली शक्ति को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित किया था। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो पुर्तगालियों का गोवा में औपचारिक मुख्यालय जो बनाया जाता है वो बनाया जाता है नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रण स्थापित करने के लिए
कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। तो कार्टेज अरमेडा काफिला पद्धति किससे संबंधित है? ये पुर्तगालियों के द्वारा क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रारंभ की जाती है, जिसमें क्या है, इसमें टैक्स वसूला जाता था। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो जो ये डच हैं, जो पुर्तगालियों के बाद भारत आते हैं, तो ये हैं हॉलैंड, जिसका वर्तमान में नाम नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे कौन? ये डच। तो यहाँ दी गई है भारत आने वाली विदेशी कंपनियों का आगमन और उनके देश और स्थापना कब हुई थी, इनसे संबंधित है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब आती है? तो ये आती है 1498 ईस्वी में, जिसकी जो कहाँ की कंपनी है, पुर्तगाल देश की है, और इसको एस्तादो द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने द्वारा प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ की गई थी? कोचीन, केरल में। दूसरे नंबर पर आते हैं कौन? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो दूसरे नंबर पर जो 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है, वो होती है इनकी अंग्रेज़ों की। अंग्रेज बोले तो ये ब्रिटेन वाले अंग्रेज हैं। तो ब्रिटेन वालों की जो कंपनी स्थापित हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, और इनके द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित होती है वो होती है सूरत में। सूरत में फैक्ट्री स्थापित किए थे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट फिर आती है डच कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, जो डच हॉलैंड की कंपनी है। इनके द्वारा 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना होती है, और इनके द्वारा जो है पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई जाती है। तो मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री कौन लगाया है? तो इनके डच के द्वारा लगाई जाती है। अगला आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथे नंबर पर कौन है? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये डेनमार्क की कंपनी है, और इसने 1616 ईस्वी में त्रावणकोर, जिसको वर्तमान में त्रावणकोर के नाम से जाना जाता है, इसको त्रैंकोवार के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई, और पहला इनकी जो फैक्ट्री लगती है वो कहाँ? त्रावणकोर में लगती है। और अंतिम में कौन आते हैं? अंतिम में आते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट में स्थापित होती है, जबकि आने का क्रम इनका अलग है। आने का क्रम बाद में बताते हैं। पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है द इंडस ओरिएंटलिस नाम से कंपनी की स्थापना होती है, और ये 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है, और इनके द्वारा जो है पहला फैक्ट्री स्थापित होती है सूरत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो फैक्ट्री लग रही है पहली, तो वो कहाँ लग रही है? वो सूरत में लग रही है। और इनकी पुर्तगालियों की कहाँ लग रही है? तो पुर्तगालियों लगाए थे कोचीन, केरल में। और ये जो डच वाले थे, तो डच वालों की जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो मसूलीपट्टनम में, और डेनिशों की लगी थी त्रैंकोवार, त्रावणकोर में। तो सभी की पहली जो कंपनियां हैं, फैक्ट्री कहाँ स्थापित हो रही है, इसको याद रखना होगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ नीचे है कि यूरोपीय व्यापारियों को भारत आने में जो क्रम है, तो सबसे पहले तो आते हैं पुर्तगाली, और दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं डच। हालांकि इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में ही हो जाती है, लेकिन ये क्या है, भारत में बाद में आते हैं। और तीसरे नंबर पर फिर आते हैं कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चौथे में फिर आते हैं डेनिश, और पाँचवें में आते हैं फ्रांसीसी, और स्वीडिश भी भारत आते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 कंपनियों के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले पुर्तगाली, दूसरे डच, तीसरे ब्रिटिश, चौथे हैं डेनिश, और 5वें हैं फ्रांसीसी, जो कि सबसे लास्ट में आते हैं। तो यहाँ है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया था, और सबसे अंत में 1961 में भी यहीं गए थे। तो जो ये पुर्तगाली थे, ये गोवा में 1961 तक रहते हैं, और इसके बाद जो इनको गोवा से 1961 में भगाया जाता है, तब ये सबसे बाद में जाते हैं। तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन हैं? तो ये हैं पुर्तगाली। अब आते हैं अगले स्लाइड में। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी डचों के द्वारा।
डचों ने क्या किया था कि मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़े के निर्यात को प्राथमिकता दी थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किया गया था डचों के द्वारा। 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा जाता है? तो 1759 में जो बेदरा का युद्ध होता है वो डच और अंग्रेजों के मध्य होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और यहीं से क्या होता है, डचों का सफाया हो जाता है और अंग्रेज भारत में प्रभुत्व में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय, जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का सम्राट कौन था? तो जब 1600 ईस्वी में क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस समय क्या है, अकबर, जो कि 1605 ईस्वी तक भारत में शासक रहता है। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनाकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो पहला ब्रिटिश नागरिक जो है वो है कैप्टन हॉकिंस, जो कि क्या है 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में तथा प्रथम स्थायी कारखाना जो है वो सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम स्थायी कारखाना है वो कहाँ, सूरत में 1613 में लगा है, जबकि प्रथम अस्थायी कारखाना जो है वो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में ही लग गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो अंग्रेज गवर्नर था सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण हैमिल्टन के द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किए गए थे? तो जो अधिकार पत्र जारी किए गए थे 1717 ईस्वी में, वो जारी किए जाते फर्रुख सियर के द्वारा। तो फर्रुख सियर का है उपचार किया जाता है हैमिल्टन के द्वारा, जो एक डॉक्टर था। इसके बाद इसने क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक जो है घोषणा पत्र जारी करता है, जिसमें क्या है मुक्त व्यापार के लिए प्रावधान किए गए थे। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है वो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो जो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे, जिनका विवाह कहाँ हो रहा है, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। और जब इनका विवाह कैथरीन के साथ हुआ तो इनको क्या है दहेज के रूप में बम्बई का द्वीप प्रदान किया गया था, जिसको इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट अब आते हैं, अगला प्रश्न यहाँ से कि प्रमुख शहरों के संस्थापक देख लेते हैं। तो कलकत्ता शहर का संस्थापक कौन है? तो कलकत्ता शहर का जो संस्थापक है वो है कौन? जाब चारनॉक के द्वारा कलकत्ता नामक शहर की स्थापना होती है। मद्रास शहर की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो मद्रास शहर की स्थापना हुई थी फ्रांसिस डे के द्वारा मद्रास शहर की स्थापना हुई। नई दिल्ली को किसने बसाया था? तो नई दिल्ली को लूटा था किसने? लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर। बम्बई शहर की स्थापना किसने की द्वारा की गई? तो बम्बई नगर की स्थापना होती है गेराल्ड अंगियार। तो बम्बई के शहर की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो गेराल्ड अंगियार के द्वारा। कलकत्ता के जाब चारनॉक, मद्रास के फ्रांसिस डे और नई दिल्ली को एडविन लुटियंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोपियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का क्षेत्र कहाँ है? तो यूरोपवासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति का जो मुख्य क्षेत्र था वो था बिहार से यूरोपवासियों के लिए क्या सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति हुआ करती थी। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की जाती है।
फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई? तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना होती है लुई 14वें के कालकाल में। लुई जो 14th हैं 14वें नंबर के, उन्होंने क्या है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फ्रैंक कैरो के द्वारा जो है प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की जाती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? पहली फैक्ट्री लगती है सूरत में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो कौन सा गवर्नर था जिसने क्या किया था? भारतीय राजाओं के विवाद में भाग लेने की नीति अपनाई थी, तो वो था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसियों द्वारा पोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो फ्रांसीसियों के द्वारा फोर्ट लुई नामक किला का निर्माण पांडिचेरी में करवाया गया था। पांडिचेरी में ही तो अधिकांश फ्रांसीसियों का क्या था? कब्जा था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर थॉमस बेस्ट ने क्या किया था? पराजित किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये गवर्नर था, सेनापति था थॉमस बेस्ट, जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। बार्डिवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? तो जो बार्डिवास का युद्ध होता है 1760 में, जिसमें फ्रांसीसियों को पराजित कर क्या है भारत से बाहर कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बार्डिवास के युद्ध में 1760 में फ्रांसीसियों को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक का युद्ध जो मुख्य रूप से लड़ा जाता है वो लड़ा जाता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। नेक्स्ट है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के माध्यम से कौन सी संधि हुई थी? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है वो एक्सला-सापेल की संधि 1748 जो 1746 से 48 के बीच चलता है, और एक्सला-सापेल की संधि के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ कर्नाटक युद्धों के बारे में पूरा दिया गया है। फर्स्ट जो कर्नाटक युद्ध होता है कब होता है? तो 1746 से 1748 के बीच में होता है, जिसका मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध को लेकर प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू होता है, और ये जो समाप्त होता है वो होता है एक्सला-सापेल की संधि से। एक्सला-सापेल की संधि से 1748 में ये संधि होती है और समाप्त हो जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1751 से 1755 के बीच, जिसमें कर्नाटक का जो उत्तराधिकार था, कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध छिड़ता है, और दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि होती है। और इसमें क्या है कि ब्रिटेन मजबूत स्थिति में था। तीसरा जो कर्नाटक युद्ध होता है वो होता है 1758 से 1763 के मध्य, और ये सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण इसके प्रमुख होते हैं। तो इसमें जो तीसरे कर्नाटक युद्ध में संधि होती है वो होती है पेरिस की संधि। तो पहले कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई है? तो एक्सला-सापेल की संधि। दूसरे कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो पांडिचेरी की संधि। और तीसरे और अंतिम कर्नाटक युद्ध में जो है पेरिस की संधि होती है, और इसी में क्या है फ्रांस की पराजय हो जाती है। अंग्रेज कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। नेक्स्ट अब आते हैं, यूरोपियों के आगमन से संबंधित प्रश्न हो चुके हैं। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुगल सम्राट के द्वारा अंतिम बंगाल का जो गवर्नर नियुक्त किया गया था वो था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम बंगाल का गवर्नर था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना
मधुमक्खियों से की थी? तो बंगाल का गवर्नर था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने क्या कहा था? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। 1756 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो जो 1756 में ब्लैक होल की घटना होती है वो सिराजुद्दौला के कार्यकाल के दौरान होती है। फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई? तो अलीनगर की संधि 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुई है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? तो वो है रॉबर्ट क्लाइव, जिसने क्या किया था? प्लासी के युद्ध में 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वास किया था? तो सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर, जिसने क्या किया था? विश्वासघात करके प्लासी के युद्ध में बंगाल को हरा दिया था। नेक्स्ट था प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो जब प्लासी का युद्ध 1757 में और लड़ा गया था उस समय भारत का मुगल बादशाह था वो था आलमगीर सेकंड। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब था मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर ने विश्वासघात किया था, जिसके बाद क्या है अंग्रेजों ने इसे बंगाल का नवाब बना दिया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो जो प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, यहीं से क्या है ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हो जाती है। प्रमुख घटनाओं के बारे में देख लेते हैं। प्रमुख घटनाएं एवं उनकी तिथियां कौन सी हैं? तो जो ब्लैक होल की घटना हुई थी वो कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के शासनकाल में क्या है ब्लैक होल की घटना होती है। अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध प्लासी के बाद जो निर्णायक युद्ध होता है वो बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें पूर्णतः क्या है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अधीन आ जाता है बंगाल। तो ये होता है 22 अक्टूबर 1764 को। अब बक्सर के युद्ध के बाद 2 महत्वपूर्ण संधियां होती हैं, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि और एक इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो 12 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि होती है। नेक्स्ट है बनारस की संधि। तो बनारस की संधि होती है 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट अब आते हैं वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो जिसने मीर जाफर ने क्या किया था प्लासी के युद्ध में विश्वासघात करके सिराजुद्दौला का हराया था, तो इसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। लेकिन 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर मीर कासिम को मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब नियुक्त किया जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। तो जो मीर कासिम के साथ में बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें मीर कासिम के साथ में 2 और लोग होते हैं, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली का जो मुगल सम्राट होता है वो है शाह आलम द्वितीय। तो इनकी जो तीन लोगों की संयुक्त सेना होती है, इसको क्या है अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में। बक्सर युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय ब्रिटिश सेनापति का सेनापति था हेक्टर मुनरो। ब्रिटिश सेना का सेनापति बक्सर युद्ध में कौन था? हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जिस समय बक्सर का युद्ध बंगाल में हो रहा था, उस समय जो बंगाल का नवाब था वो था मीर जाफर।
नेक्स्ट आता है बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से होती है, जबकि बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। तो बक्सर युद्ध के पश्चात दो महत्वपूर्ण संधियां होती हैं इलाहाबाद में। तो एक इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है जो कि मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ होती है, और दूसरी जो होती है वो इलाहाबाद की दूसरी संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? तो इलाहाबाद संधि के पश्चात ही अंग्रेजों को क्या है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या है, ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं उन्होंने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इलाहाबाद संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक, तो बंगाल राज्य की जो संस्थापक है वो की जाती है किसके द्वारा? मुर्शीद कुली खां के द्वारा। हैदराबाद राज्य की जो संस्थापक है वो है निजामुल मुल्क, जिसे चिन कलीज खान के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर की स्थापना जो करते हैं वो चूड़ामन या बदन सिंह 18वीं शताब्दी में। कर्नाटक का जो संस्थापक है वो है सआदत उल्ला खां। कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन है? सआदत उल्ला खां। अवध राज्य का संस्थापक है सआदत खां बुरहान उल मुल्क। तो सआदत उल्ला खां जो है वो कर्नाटक राज्य का संस्थापक है, जबकि सआदत खां बुरहानुल मुल्क जो है वो अवध राज्य का संस्थापक है। जयपुर राज्य का संस्थापक कौन है? तो जयपुर राज्य के संस्थापक हैं सवाई राजा जय सिंह। और रूहेल पठान क्षेत्र का जो संस्थापक है मोहम्मद खां बंगस। और मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली। तो ये जो 18वीं शताब्दी में नए नए राज्यों का स्थापना हो रही है स्वतंत्र रूप से उत्तर मुगल कालीन राज्यों के, तो उनके संस्थापक के बारे में हमने देख लिया। एक लास्ट पॉइंट यहाँ दिया गया है कि वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल है लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। तो कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल किसे माना जाता है? तो ये है लॉर्ड एलन बरो का। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज 2 टॉपिक कर लिए हैं। कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पंजाब और मैसूर राज्य। इसके बाद और भी कई टॉपिक हैं। ब्रिटिश राज्य की प्रशासनिक नीतियां हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसके बाद आएगा 1857 की क्रांति। तो इस तरह से क्या है, लगातार हम सभी टॉपिकों को कवर करते चलेंगे क्रम वाइज, तो आप सभी का रिवीजन बेहतर तरीके से होता चलेगा। तो आज की क्लास यहीं रोक देते हैं, क्योंकि थोड़ा गले में अब समस्या हो रही है, स्वास्थ्य ज़्यादा अच्छा है नहीं। तो आप सभी को आज की क्लास में बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से जल्द मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।